हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केमिस्ट्री पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज फिजिक्स और केमिस्ट्री का सवाल लेकर उपस्थित हूँ और इसका चौथा दिन है। बहुत ही मज़ा आ रहा है और आप लोगों को भी आशा लग रहा है कि मज़ा आ ही रहा होगा, तो जिसकी वजह से रिस्पॉन्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए बाबू, सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अपूर्णांक की इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है डायप्टर, डिग्री, मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाबू, डायप्टर यदि अपूर्णांक किसी का मात्रक नहीं होता है, अपूर्णांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है, बीमाहीन होता है। तो ये क्या होता है बाबू? बीमाहीन होता है। हाँ, बीमाहीन होता है। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो किसी बिंदु पर केंद्रित करने में किसको लाया जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, समतल, उत्तल और अवतल बेलनाकार दर्पण। तो किसी बिंदु पर एकत्रित करना है तो वह इसके लिए आपको उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करना होगा। कौन सा दर्पण? सॉरी, अवतल दर्पण का प्रयोग करना होगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। जैसे देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आया, ये सभी एक रेडियस के हिसाब से एक बिंदु पे जाके केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बिंदु जिससे कागज को जलाने में उपयोग किया जाता है। बाबू देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कहता है कि सूर्य के प्रकाश के जब अवतल दर्पण से परिवर्तित कराया जाता है तो वहाँ पे कागज के रखा हुआ टुकड़ा जल जाता है। तो ये इसी तरह से क्या होता है, जल जाता है। तो ये किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को एकत्रित किया जा सकता है, या चाहे किसी भी बिंदु से प्रकाश के स्रोत को अवतल दर्पण से एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, मानव नेत्र के किस गुण का प्रयोग करते हैं? तो मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे फिर चार ऑप्शन दे रखा है, तो ये हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा बेलनाकार, हो जाएगा उत्तल, हो जाएगा अवतल, हो जाएगा और समतल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि परास क्या है? अब एक दृष्टि परास जो होता है, अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है? अधिकतम दूरी जो होता है क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन चार ऑप्शन दे रखा है। एक है अनंत से 25 सेंटीमीटर, एक है 1 किलोमीटर से 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, अनंत से 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार के डी हो जाएगा, क्या है कि अनंत से 25 सेंटीमीटर माना जाता है। क्या माना जाता है? अनंत से 25 सेंटीमीटर। बाबू, एक सामान्य नेत्र लेंस का फोकस जो होता है अनंत से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है? तो कार के हेडलाइट में प्रयोग में जो लाया जाता है वो दर्पण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पे 5 दे रखा है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और परावलयी दर्पण। तो हेडलाइट के उपयोग में किया जाता है वो दर्पण है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। थोड़ा ऑप्शन के इधर उधर हो जाने से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। अवतल दर्पण हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब 10 सेकंड तक रहता है बाबू। आंख पे प्रतिबिंब का प्रभाव कितना देर तक रहता है? 10 सेकंड तक रहता है, उसके बाद वो हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि वैसा राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा का चर्चा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो जो विभव है, विभव जो है, विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो अगर कार्य अदिश है तो उससे प्रोडक्ट निकालने वाले प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? अदिश ही हो जाएंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अदिश राशि। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो 0 होता है। देखिए, अनंत आदर्श सेल के पास अब जो बैटरी होता है उसमें जो सेल लगे होते हैं,
उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत संश्लेषण या विच्छेदन का नियम किसने दिया था? विद्युत संश्लेषण या विच्छेदन का नियम फराडे ने दिया था। किसने दिया था? फराडे ने दिया था। ये है फराडे। फराडे ने संश्लेषण या विच्छेदन का नियम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। फ्लेवी के बाएं हाथ के नियम के मध्य गुजरने वाली फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मध्य अंगुली किसको ओर इशारा करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, क्षेत्र की दिशा के, धारा की दिशा के, गति की दिशा के और संवेग की दिशा के। तो चारों उंगली में क्या हो जाएगा, जो मध्य उंगली है धारा की दिशा को देगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा, तो ये जो हमारा है धारा की दिशा को ऐसे बताएगा। ठीक है, तो ये धारा की दिशा को बताता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, लाल है, नीला है, श्वेत है, काला है। तो इसका चौथा रंग जो हो जाए काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 काला। अब जब ये अंतरिक्ष यात्री को जब वहां से देखता है, अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को ऊपर से देखता है, आकाश से चंद्रमा पर से आकाश को जब देखता है, तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो पाता। यहाँ पे धूलकन नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो जब प्रकाश के परिवर्तन नहीं होगा तो आपको वस्तु सारी चीज़ें क्या दिखाई देगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। जब प्रकाश किसी जगह से जब प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है तो वह जगह हमें क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले यंत्र क्या है? तो देखिए प्रयोग में कौन सा यंत्र लाया जाता है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, प्रेषित है, वोल्ट मीटर है, धारा नियंत्रक है, गैल्वेनोमीटर है। तो इसमें जो धारा नियंत्रण के लिए धारा नियंत्रक लगाया जाता है। ठीक है, धारा नियंत्रक लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, उसे कौन सी दिक्कत है, उसे क्या है, क्या चीज़ हुआ है? तो अगर अपने वस्तु के दूर के वस्तु को क्या हो रहा है ना, कोई वस्तु दूर से दिख रहा है, उसको क्या दूर करके पढ़ रहा है, तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि से परेशान है। क्योंकि दूरदृष्टि में दूर के वस्तुएं साफ साफ दिखती है और नज़दीक के वस्तु आपको अच्छे से नहीं दिखाई देता है, तो इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। अब निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि यहाँ पे निकट के वस्तु फ्रेश दिखता है लेकिन दूर के वस्तु फ्रेश नहीं दिखता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। एक विद्युत हीटर को 101 किलोवाट दर्शाया गया है, तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या होगी? 1 किलोवाट अगर दर्शाया गया है तो इसका मतलब है कि वह यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट है। ये इसका मतलब 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, 14 नंबर ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो प्रकाश की मात्रा को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो क्या हो जाता है, परितारिका से हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, परितारिका से। ऑप्शन नंबर ई। अभी जो आँख जो परितारिका जो होता है, पुतली जिसको जो हमारे जो पपनी के पास जो होता है उसे ही परितारिका, वो प्रकाश के अंदर बाहर आने को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है, तो एक विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है? यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया रखा है। विद्युत धारा को रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू।
प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होता है। वाहनों के हेडलाइट में क्या होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो अगर दर्पण के वाहनों के हेडलाइट में जो बात हो रहा है, जैसे देखिए वाहन का हेडलाइट होता है, तो ऐसे जो वास्तु यहाँ पे लाइट लगा होता है, तो परावर्तन का अच्छा परावर्तन के लिए ताकि लाइट और अच्छा दूर दूर तक जाए, तो इस बवल के जो ये बनावट होती है, इसके अंदर की जो बनावट होती है, ये अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण, ताकि लाइट को आज दूर तक रिफ्लेक्ट किया जा सके। अवतल दर्पण की बनावट होती है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, 18 नंबर सवाल है, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार के दर्पण को प्रयोग में लाना चाहिए? तो इसका देखिए, आपको कह रहा है कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों, समतल और उत्तल दोनों में सदैव आपको क्या प्राप्त होगा? सदैव आपको सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ए और बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, यदि लंबाई एवं बल से प्रत्येक की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रा में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा? चलिए, लंबाई और बल में प्रत्येक में 2 गुना वृद्धि किया जा रहा है, तो उसके जो होगा उसके शक्ति की मात्रा में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा? तो 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। क्या गुना वृद्धि हो जाएगा? 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, समान परिमाण के 2 सदिशों का परिणाम इसमें से एक के बराबर है तो सदिश का मध्य कोण कितना होगा? अब उसके अंदर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का कोण होगा? तो 120 डिग्री का कोण होगा। कितना डिग्री का कोण होगा? 120 डिग्री का कोण होगा बाबू। तब जाके दोनों का परिणाम समान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसको दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़त्व को दर्शाता है। अब न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जड़त्व निकलता है, जड़त्व का नियम निकलता है। अब जड़त्व 2 प्रकार के होता है, एगो गति जड़त्व होता है, एगो विराम जड़त्व होता है। विराम जड़त्व होता है, ये 2 तरह के जड़त्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, 22 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट हमने एक बार पहले भी बताया था बाबू, ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें होता क्या है। एक सेकंड बाबू, इसमें होता क्या है कि ये जो वस्तुएं होती हैं ऐसे बने होते हैं और यहाँ से परनोद गैस पृथ्वी पर निकलता है, तो ये जैसे ही पृथ्वी से टकराता है तो रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। तो इस तरह की गति को हम संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, या रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। जैसे नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, गैस के परनोद गैस नीचे की ओर आएंगे तो ये कहाँ गति करेंगे? ऊपर की ओर गति करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0 केल्विन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, 24 नंबर, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण जैसे देखिए, अब क्या होता है त्वरण? तो त्वरण होता है v-u/t, या इसी को कहते हैं a बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा समय। चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा समय। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी, यहाँ पे देखिए बैगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अब ये प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से किरण निकला, ठीक है, अब एक पट्टी होती है यहाँ पे, यहाँ से 7 रंग निकलते हैं, ठीक है, 7 रंग निकलते हैं। तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है, ठीक है, और बीच में होता है हरा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे अधिक परिकिरण किसका होता है? बैगनी का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू,
4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी क्या है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि लेंस कौन प्लस में है, तो कोई बात नहीं, तो प्लस में ही जाएंगे हम। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 डायऑप्टर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका, अब देखिए पावर जो है क्या दे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे अब आपको क्षमता चाहिए, जैसे तो P बराबर क्या था, 1/F होता है ना, तो इसको मीटर में सेंटीमीटर में दिया जाता है। तो अब यहाँ पे 4 मीटर, डायप्टर इक्वल टू मीटर ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/F। अब 25 चौका 100, और यहाँ पे 25 चौका 100, तो यानी कि F बराबर क्या हो गया, ठीक है 25, ठीक है 25, और इसको पॉइंट में दे रखा तो मीटर कर दिया, तो 25 मीटर, और ये प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक अवतल लेंस में से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव कितना होता है। तो एक अवतल लेंस का आवर्धन सदैव कितना होता है, तो 1 से कम होता है। किससे होता है, तो 1 से कम होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो बल का ऐसे ही मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 देखा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 28 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो जड़त्व निर्भर करता है यानी कि किस पर, तो वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, उसके गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के आकार पे, तो उसका निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 29 के कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पे। किस पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे। अब यहाँ देखिए 30 नंबर सवाल है बाबू, जी का अर्थ क्या होता है। तो जी का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। यानी कि देखिए जब पृथ्वी हमें किसी वस्तु ऊपर से जब आकर्षण करता है, तो जब हम गिरते हैं तो पृथ्वी हमें खींचता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर खींचता है, पृथ्वी हमें नीचे खींचता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की त्वरण। ऑप्शन नंबर डी। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब उसका उत्सर्जन होता है। अब जब लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो क्या उससे उत्सर्जन होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन है, N2O3, NO2, NO, N2, तो N2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा NO2। लेड नाइट्रेट से जब उत्सर्जित करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है कि चिप्स निर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत से होने से रोकने के लिए किस गैस का चिप्स बैग में प्रयोग करता है। तो देखिए सबसे यहाँ पे बात हो जाता है, अहम बात होता है नाइट्रोजन गैस। जो बैग होता है पूरा चिप्स के कंपनी जो अपने लेज वगैरह चाहे टेढ़ा मेढ़ा खाया होगा, तो उसके अंदर जो गैस जो फूला हुआ रहता है उसके अंदर N2 नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन भी एक तरह के अक्रिय गैस है बाबू। नाइट्रोजन भी एक तरह के क्या है, अक्रिय गैस है, तो ये किसी अन्य गैसों से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए चिप्स कंपनी ने इसको क्या करता है, चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस भर देता है, जिससे आपका जो वस्तु है जो उसमें पदार्थ होता है वो दूषित होने से बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, चूने के पानी को माध्य से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने से प्राप्त होता है। अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड अगर पहुंचता है चूने के पानी से तो क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे, CaCO3, COH के होल 2, CaH2 और CaHCO3 के होल 2। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, हमारे पेट में
अम्लों का उत्पादन करता है जो पाचन के लिए मदद होता है। तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे हमारे पेट में जो होता है, हमारा जो पेट होता है, इसके बीच में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है। ये हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करता है। कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें गैस होने लगता है, जिसके लिए हम एंटासिड नामक गोली खाते हैं। कौन खाते हैं? एंटासिड नामक गोली खाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। बिच्छू बूटी के डंक को मारने वाले बल को चुभने पर जलने के दर्द के एहसास होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें यहाँ पे 34 नंबर 4 एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन अम्ल और ब्यूटेनोइक अम्ल। तो उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। अब मेथेनोइक अम्ल का सूत्र देख लीजिए, COOH होता है। COOH होता है। यही मेथेनोइक अम्ल का सूत्र है। इससे हमारे शरीर में जब वो चुभता है तो हमें दर्द का अनुभूति होता है। ये बिच्छू के डंक में होता है, लाल चिट्टी में होता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। हमारे पेट में, ओके यही सेम सवाल है। चलिए, बोरेक्स निर्माण के लिए उपयोग होता है। बोरेक्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग होता है? तो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सल्फेट है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, वॉशिंग सोडा। बोरेक्स के निर्माण में किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो चलिए, धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को इसमें क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता, लचीलापन, सद्वाहक, मधुर का स्पष्ट। तो इसमें होता है, उसका हो जाएगा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता सोना का सबसे ज़्यादा होता है, इससे बहुत पतला पतला तार खींचा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। अधातु है लेकिन चमकदार है। अधातु है लेकिन चमकदार है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसके चारों ऑप्शन क्या हो? चौथा ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। आयोडीन क्या होता है? अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। इनमें से कौन ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो ठंडे पानी से कौन प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। अत्यधिक तनु HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से गैस बनता है। तो मैग्नीज के प्रभाव से कौन सा गैस बनता है? तो जैसे अब देखिए, तनु की बात हो रहा है तो अम्लीय हुआ। तो अम्लीय जब किसी भी चीज़ से गैस अभिक्रिया करता है तो उससे ज़्यादातर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस, H2। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।